नमस्ते दोस्तों, भारत लेट्स टॉक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस पुस्तक को पढ़ने जा रहे हैं वह पुस्तक लिखी है विनायक दामोदर सावरकर जी ने, मेरा आजीवन कारावास। यह पुस्तक नॉर्मल ऑडियो बुक, इस वीडियो में हम नॉर्मल ऑडियो बुक की तरह सिर्फ बुक नहीं पढ़ेंगे बल्कि प्रसंगवश इसकी चर्चा करेंगे और एक समरी रूप में आपको देंगे, क्योंकि अगर ये बुक मैं पूरी पढ़ने जाऊंगा तो लगभग 10 घंटे का से ऊपर का वीडियो बनेगा। तो इसके हर चैप्टर वाइज एक एक वीडियो मैं निकालूंगा और क्या उसमें मोटी मोटी बात है वो बताऊंगा। जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ एग्जैक्ट सावरकर जी ने क्या लिखा है अपनी बुक में वो भी आपको बताऊँगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ ये ऑडियो बुक, मेरा आजीवन कारावास। सावरकर जी प्रस्तावना के प्रथम 2 पंक्तियाँ लिखी हैं कालिदास जी की। स्वजनस्य ही दुखम ग्रातो विवर्त द्वार मिवोप जायते। इसका अर्थ ये है कि स्वजन के समीप अगर हम अपने दिल की बात रख देते हैं तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है, मोटा मोटी इसका अर्थ ये है। और अब हम वो अपनी प्रस्तावना में बता रहे हैं कि उन्होंने ये पुस्तक क्यों लिखी। क्योंकि जब उन्होंने इतना सारा कुछ झेला तो बहुत सारे लोगों ने उनको कई बार बोला कि आप अपनी जीवनी की क्यों नहीं लिखते हैं। और कहीं ना कहीं उनके मन में वो था तो कि उनके ऊपर जो गुजरी है वो किसी के साथ बांटें वो दर्द, जिससे उनका दिल में जो है वो हल्का हो सके। और साथ ही साथ दूसरा उनका उद्देश्य यह भी था कि ये घटना सिर्फ उन अकेले के साथ नहीं घट रही है, ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनके साथ ये घटना घटी है और जिनको लोग जानते भी नहीं, उनकी जीवनी भी नहीं जानते। क्योंकि कुछ लोग तो इन यातनाओं को सहन नहीं कर पाए और उनके प्राण उस सेलुलर जेल में ही छूट गए। तो ये किताब ना सिर्फ वीर सावरकर जी की जीवनी है बल्कि मैं ये कह सकता हूँ ये किताब उन तमाम क्रांतिकारियों की जीवनी है जो उन सेलुलर जेलों में रहे अपने भारत की स्वतंत्रता के लिए। तो वहाँ से ये होता है। अब वो लिखते हैं, कभी लगता था क्या बताने के उद्देश्य यह सब भुगत लिया था तो फिर उसे निंद्रा अभिनय ही कहना चाहिए। कभी लगता था हमें जो यातनाएं भुगतनी पड़ी उन यातनाओं को भुगतते भुगतते जो लोग उन यातनाओं के शिकार हो गए उनको तो घर लौटकर प्रियजनों को अपने वे सुख दुख बताने का भी संतोष प्राप्त नहीं हुआ। वे साथी हमारे बीच नहीं हैं जिनके साथ तप की जलन को सह लिया था। उनको छोड़कर समारोह की दावत के पकवान अकेले ही कैसे खाएं? क्या यह उनके साथ प्रताड़ना नहीं होगी? उनके अपने साथियों को याद करके उनकी चर्चा कर रहे हैं। और इसमें वो लिखते हैं और वो अपने इसमें लिखते भी हैं कि ऐसे कुछ वृतांत, अगर मैं ये जीवनी नहीं भी लिखता तो वो क्या लिखते हैं, यदि उस वृतांत को जगत से ने नहीं सुना तो उस वजह से उसका महत्व तो कम नहीं होगा अथवा उसकी तीव्रता कम नहीं होगी, अथवा इस विश्व की विराट दिनचर्या में वह सब अनसुना रहने के कारण कोई बड़ी रुकावट आने वाली है, ऐसा भी नहीं है। यह मेरी सोच है। मतलब जो उन्होंने दर्द सहे या जो कष्ट सहे, जो यातनाएं प्रताड़नाएं उन्होंने सही, अगर वो आम जनमानस नहीं भी जानता है तो भी उनका जो सेक्रीफाइस है, उनका जो बलिदान है देश के प्रति वो कम नहीं होता है। वो उस तरह से लिखा। अतः जो कुछ संक्षिप्त टूटे फूटे तथा संबंध विहीन स्मरण हम बता सकेंगे उन्हीं के प्रति पाठक संतोष मान लें और उनके बीच जो विसंगतियाँ अथवा अस्पष्टता होगी उसे परिस्थिति का दोष मानकर कुछ दिनों के लिए क्षमा कर दें। ये प्रस्तावना में वीर सावरकर जी लिखते हैं। अब इसका पूर्वार्ध प्रकरण पहला शुरू होता है, बम्बई स्थित डोंगरी का कारावास। हालांकि आजकल डोंगरी का कारावास एक बाल सुधार केंद्र हो गया है, जहां 18 उम्र से कम वर्ष के बच्चे जब गुनाह करते हैं तो उनको उसमें रख के उनको सुधारने की कोशिश की जाती है। तो वह अपना पहला प्रकरण बता रहे हैं डोंगरी का में जब वो थे। और ये वो दिन है जिस दिन हैग की अदालत से फैसला आने वाला है कि सावरकर जी को सौंप दिया जाए फ्रांस को या फिर अंग्रेज ही उन्हें अपना दंड दें, अंग्रेज लोग ही। तो बहुत सारे मन में विचार आ रहे हैं
और ऐसा है कि सावरकर जी को लोग बोल रहे हैं कि आपके पक्ष में ही फैसला आएगा, आपको फ्रांस के को ही सौंप दिया जाएगा हैग की अदालत से। ऐसी वार्तालाप हो रही है। और क्योंकि अब ये वार्तालाप उनके जो आसपास के जो सिपाही लोग हैं वो उनसे आत्मीयता रखते हैं, वो बता रहे हैं कि आपके पक्ष में ही फैसला आने वाला है। तो सावरकर जी कह रहे हैं मैं तो वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है हैग की अदालत से कि वो मेरे पक्ष में फ़ैसला देंगे। इतने में हवलदार साहब आते हैं तो जो सिपाही हैं वो इधर उधर चले जाते हैं, क्योंकि हवलदार को नहीं पता चलना चाहिए कि ये इनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। तो हवलदार साहब आ रहे हैं तो नॉर्मल जो अभी तक क्या है कि सावरकर जी को जो खाना है और जो वस्त्र हैं वो नॉर्मल कैदी के नहीं मिले हैं। अभी तक वो वेरेस्ट्री जो उनका नॉर्मल कपड़े हैं वही पहन रहे हैं, नॉर्मल खाना है वो खाते हैं। तो वही वो खाने लगा था तो वो खा रहे थे। हवलदार साहब आए। अब हवलदार साहब जब आए तो उन्होंने बोला कि आज से ये सावरकर जी को बोला कि ये आपका आखिरी भोजन है, इसके बाद आपको बंदी का जीवन व्यतीत करना होगा, और क्योंकि हैग की अदालत ने फैसला दे दिया है, आपको 50 वर्ष की उम्र कैद हुई है की सज़ा सुनाई है। तो अब इधर जैसे ही उन्होंने सावरकर जी ने ये बात सुनी कि हैग का फैसला आ चुका है, उन्हें 50 वर्ष का उम्र कैद का निर्णय हुआ है, तो सावरकर जी उठे और उन्होंने अपने जो वस्त्र थे वो उतार दिए और जो कैदी के जो वस्त्र होते हैं वो पहन लिए। अब और खाने में भी जो जो ऐसी वस्तुएं थीं जो नॉर्मल कैदियों को नहीं दी जाती थी वो उन्होंने छोड़ दी, और जो बाकी का जो है जो नॉर्मल कैदी जो खाते थे खाना वही खाना लिया। हवलदार उनसे पूछता है कि आप तो ये खाइए, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? तो सावरकर जी कहते हैं कि मैं वही खा रहा हूँ जो मेरे साथ अब रहेगा, तो मुझे वो चीज़ नहीं खानी है जो अब मैं कल से नहीं खा पाऊँगा। तो ऐसे कुछ वृत्तांत होते हैं। लेकिन अंतर ही अंदर जब ये सब बात प्रकरण हुई कि भाई अब फैसला हो चुका है, आपको 50 साल अब यहीं काटने हैं, तो 1910 में ये फैसला हुआ और 1960 में तक आपको जेल में रहना है। तो सावरकर जी के मन में चल रहा है अब तो शायद पूरी उम्र इसी जेल में चली जाएगी और शायद ही मैं बाहर मुक्त हो पाऊँगा। तो अब क्या होता है कि जब वो कैदी के कपड़े आते हैं तो एक बिल्ला आता है, बिल्ला में लिखा रहता है कि वो कैदी मुक्त कब होगा, तो उसमें लिखा था 1960। तो हवलदार साहब मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि हमारी जो दयालु सरकार है आपको 1960 में मुक्त कर देगी। तो सावरकर साहब भी मजाकिया अंदाज में उन्हें बोलते हैं, आपसे दयालु मृत्यु है, आपकी सरकार से दयालु मृत्यु है, और उससे पहले मृत्यु ही हमें इस कारागार से मुक्त कर देगी। तो ऐसी बातें वो व्यंग्य के रूप में वहाँ चल रही हैं। और फिर जब ये सब आज का प्रकरण समाप्त हुआ, दूसरा दिन, क्योंकि अब कैदी हो गए हैं सामान्य कैदी, और दूसरा दिन हुआ तो वो सुबह सुबह रोज़ व्यायाम करने जाते थे। सावरकर जी घूमते थे। तो आज भी नॉर्मल की तरह जो हवलदार हैं वो आए, कहे कि सावरकर जी को ले गए कि चलो आप व्यायाम करना है तो आप व्यायाम कर लीजिए। लेकिन आज मकसद कुछ और था। आज वो व्यायाम करने गए तो पीछे से उनकी जो कोठरी है उसकी जांच पड़ताल शुरू हुई कि वो कौन सा साहित्य पढ़ते हैं, क्या दूसरे कोई खुफिया इन्फॉर्मेशन तो अभी उनके पास नहीं है, वगैरह वगैरह। ऐसी वो जांच पड़ताल उसमें करने लगे। लेकिन सावरकर जी जब नीचे जाते हैं तो उधर क्या होता है कि डोंगरी जो है का जो कारावास है वो बम्बई शहर के बिल्कुल बीच में स्थित है। तो आसपास रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, तो उधर से लोग उन्हें देखते हैं। तो जब वो व्यायाम करते हैं तो नॉर्मल जो लोग हैं वो उन्हें नमस्कार भी करते हैं, प्रणाम करते हैं, एक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं एक स्वतंत्रता संग्रामी जो सेनानी है उनके प्रति। तो कभी कभी सावरकर साहब भी उनको प्रत्युत्तर में नमस्कार कर देते हैं। और बाद में क्या होता है, ऐसे ही एक दिन, अगले ही दिन लगभग, कि एक जो सिपाही है वो सिर पे कटरी लेके आ रहा था अंदर, और उस समय सावरकर जी कुछ सोच रहे थे। अब उन्हें लगा कि सिपाही को लगा कि सावरकर जी चिंता में है इस कारागार के, कि इस 50 साल की सज़ा होगी उसकी चिंता में है। तो
वो सिपाही सावरकर जी से कहते हैं कि आप इतने चिंता में क्यों हैं, मैंने तो अपने परिवार वालों को बोल के रखा है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए। राव साहब, सावरकर जी को राव साहब के रूप में जानते थे और उन्हें राव साहब बोलते थे कि राव साहब कभी भी विचलित नहीं होंगे और आप चिंतित हो रहे हैं। तो अभी तक सावरकर जी चिंतित तो नहीं थे, लेकिन अब उन्हें ऐसा लगा कि ज़रूर कुछ ऐसी घटना घट चुकी है जिसके लिए मुझे चिंतित होना चाहिए। तो अब वो थोड़े से मंद मंद मुस्कुराए सावरकर जी और फिर बोले सिपाही से कि ये सिर पे क्या गठरी बांध के रखे हो, इसका क्या मतलब है। तो वो सिपाही उस गठरी को फेंक देता है, कह रहा है कि अब आप नॉर्मल कैदी हो गए हैं तो कुछ ना कुछ काम तो आपको मिलेगा, तो वही काम मैं लेके आया हूँ। तो उस गठरी में कुछ जूट है, अब जूट को धुनना है और उससे रस्सी बनानी है। तो सिपाही उनको सिखाता है कि इसको धुन के इसको रस्सी कैसे बनाते हैं। और इधर से सावरकर जी का सश्रम कारावास शुरू हो गया। मतलब वो वाला कारावास नहीं है कि जो कुछ नेताओं को मिला जो बड़े बड़े महलों में रहे अंदर और बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी बन गए, लेकिन सावरकर जी क्योंकि उनके पक्ष के नहीं थे तो उन्हें जो ऐसा कारावास मिलना चाहिए विरोधी के द्वारा वैसा उन्हें मिला, सश्रम का कारावास मिला और अनेक यातनाएं दी गई। उसकी पहली कड़ी तो ये कारावास की जूट बनाना था। तो अब सिपाही हैं उनका, वो कह रहे कि आप चिंता मत करिए, आप पे जितना हो आप उतना करिए, हम कोई आप पे दबाव नहीं डालेंगे कितना टास्क पूरा करना है वो। तो सावरकर जी समझ गए कि अब तो ये तो मेरा काम ही है। तो वो बोलते हैं कि अरे जूट की रस्सियाँ बनाने से कोई छोटा या बड़ा थोड़ी हो जाता है, और ये तो नॉर्मल काम है, जो मैं करूँ चाहे आप करें कोई भी कर सकता है। तो वो उस कार्य को सीख लेते हैं और वो कार्य करने लगते हैं। तो ऐसे उनका सश्रम कारावास चालू हो जाता है। और वो किस प्रकार से उसको अपने जीवन से जोड़ते हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अब वो जब ये बात आई कि सश्रम कारावास चालू होगा तो चलो करो इसका सामना, बस नारियल की जटाएं ही तो कूटनी है ना। हाँ रे पागल मनुआ, भला इसमें ओछापन कैसा, इससे क्या जीवन व्यर्थ जाता है भाई। जीवन स्वयं ही एक पेस्ट पेषण है। पंच महाभूतों को निचोड़ बटकर जीवन की यह रस्सी बटनी है, बार बार तंतुओं को लंबा करते रहना और अंत में मृत्यु के मोंगरे से कूटकर पुनः जटाएं बनाकर पंच महाभूतों में ढेर से उन्हें मिला देना। और ऐसे प्रातः के पश्चात संध्या, संध्या के पश्चात पुनः सवेरा, सभी पिष्ट पेषण वनस्पति खाकर जीना, जीते जीते मर जाना, मरते ही उस अस्थि मांस को वनस्पति खा जाएं, सभी पिष्ट पेषण। तेजो मेधा की सूर्यमाला, सूर्यमाला की पृथ्वी, इस धरा को किसी पुच्छल तारे के टकराने भर की देर है कि पुनः तेजोमेध सभी निरर्थक। तो सावरकर जी समझा रहे हैं कि कोई भी चीज़ है ना हमेशा के लिए नहीं है, सबको एक न दिन एक नष्ट हो जाना है। तो ऐसे करके बातें चल रही हैं। अब उसी बीच में है ना कि जो सिपाही लोग हैं वो कुछ कुछ पुराने संस्मरण भी सावरकर जी को सुनाते रहते हैं कि वो बोल रहे हैं कि सावरकर जी जिस कोठरी में आप रह रहे हैं उसी कोठरी में तिलक साहब भी रहते थे, बाल गंगाधर तिलक जी। और उस समय बहुत खटमल होते थे, तो जब वो लोग सुबह जाते थे सिपाही लोग देखने तो पूछते थे तिलक जी कैसे रहे। तो वो बोलते थे मैं तो सही रहा, बस ये खटमलों ने बहुत परेशान किया। तो वो उनको मारते थे खटमलों को रात भर, क्योंकि बहुत खटमल होते थे। ऐसे कुछ छोटे मोटे प्रसंग मन बहलाने के लिए उस कारागार में चलते रहते थे। अब एक नियम बता रहे हैं सावरकर जी कि वो किस प्रकार से जीते हैं और उस नियम ने उनको कैसे सहायता दी। वो कहते हैं वही होगा जो प्रतिकूल है। मेरे इस कटमय हेतुपूर्वक स्वयं पर गिराए गए संकट रूपी पर्वत के नीचे पिसते जीवन में यदि कोई एक नियम अतिशय कटु परंतु हित साधक सिद्ध हुआ है तो वह यह कि सदैव वही होगा जो प्रतिकूल हो, उसका डटकर सामना करने के लिए मानसिक तैयारी करना। जिन जिन व्यक्तियों का जन्म अत्यंत विपरीत देश काल और परिस्थिति में हुआ हो, फिर भी जो उससे भयंकर संघर्ष कर उसे पराजित कर उसकी छाती पर खड़े होकर किसी नवयुग का किसी महान ध्येय का सुप्रभात देखना चाहते हों, उन्हें
प्रतिकूल ही बहुधा घटित होगा। यह गृहीत कर उसका सामना करना चाहिए। उन्हें नियम से हलाहल पीना ही चाहिए, ऐसा दृढ़ निश्चय करके कि प्रतिकूल ही होगा और मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसका सामना करूँगा। यदि कदाचित अनुकूल बात हुई तो उसमें इतनी भी हानि नहीं होगी। प्रयुक्त अनुकूलता का वह आनंद दुगुणित होता है। हाँ, यदि मन में यही आस, यही लालसा रही कि जो अनुकूल है वही होना चाहिए और कुछ प्रतिकूल हो जाए, इस असहाय पीढ़ी में जन्म लेने वालों के जीवन में यही अधिक संभव है। तो फिर कुछ अचानक टूटे निराशाओं कि इस पहाड़ के नीचे हमारा धीरज सहज चूर चूर हुए बिना नहीं रहेगा। सिद्धि के मानस सरोवर में कीड़ा करना जिस पीढ़ी का अहोभाग्य हो, राजहंस सुखपूर्वक मुक्ता फलों का भोजन करके विष तंतुओं का जलपान करें, परंतु जिस पीढ़ी के प्रयासों के मृत सरोवर के विषाक्त प्रदेश से मार्ग का अतिक्रमण करना हो, उसे प्रतिकूलता रूपी लोहे के चने चबाकर उन्हें हजम करने का अभ्यास करना ही होगा। तो इधर तो सावरकर जी एक सिंपल अपना फॉर्मूला दे रहे हैं कि हमेशा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर आप रहें। तो दोस्तों, वीर सावरकर जी हमेशा वर्स्ट केस को सोच के चलते थे और ये सोचते थे कि ऐसा मान लिया जाए कि हमेशा प्रतिकूल ही होगा। लेकिन फिर भी जब उनको सबसे ज़्यादा जो आघात जिस चीज़ का हुआ, जब उन्होंने ये हुआ, उन पर केस चला, तो उन्हें ये तो निश्चित था कि 25 वर्ष का कारावास मिलेगा। तो ये तो वो सोचते थे कि कुछ नहीं तो ये तो उनको मिलना ही मिलना है। और उनके कुछ मित्र बोलते थे ऐसा नहीं होगा, यो हैग में तुम्हें फ्रांस को सौंप दिया जाएगा और तो वहाँ पे तुम पे केस होगा, जो भी चलेगा। लेकिन जब वीर सावरकर जी ये कहते हैं कि अगर ये ना भी हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फांसी की सज़ा होगी, वो उसके लिए भी प्रिपेयर थे। लेकिन जब हैग का अदालत का फैसला आया और 25 की जगह 50 वर्ष वो उन्होंने कर दिया उम्र कैद की सज़ा, तो उसके लिए सावरकर जी तैयार नहीं थे। वो क्योंकि वो उन्होंने 25 वर्ष के लिए तो वो तैयार थे, उन्होंने कुछ प्लान किया था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा और बाद में 25 वर्ष के बाद मुक्त होकर सामाजिक कार्य में उतर जाऊँगा राष्ट्र की सेवा के लिए। अब उन्हें क्या दिक्कत लग रही थी, उन्हें लगा कि अब 50 वर्ष की कारावास है और जिस प्रकार की यहाँ कठोरता यातनाएं हैं, तो शायद शरीर उन 50 वर्षों को न झेल पाए और हो सकता है कि उनकी मृत्यु कारावास में ही हो जाए। तो उसका ये था कि अब वो किस प्रकार से अपना योगदान राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए दे पाए, ये चिंता उन्हें सता रही थी। क्योंकि आमतौर पर उन्होंने जितनी जीवनियाँ पढ़ी, बड़े लोग जिन्होंने कारागार में जिनका जीवन बीता, उनमें और इनमें एक छोटा सा अंतर ये था, और वो बहुत बड़ा अंतर ये था कि जैसे एक वो यहाँ लिखते हैं, एक पिलग्रिम्स प्रोग्रेस नाम एक किताब है जो लिखी है अपने जॉन बुनियान ने, तो ये भी जेल में लिखी है। लेकिन इनके साथ एक प्रिविलेज था कि इनके पास पेन, कॉपी, डायरी सब थी, तो उन्होंने वो लिखा। और सावरकर जी को तो एक छोटी कलम, आधी कलम भी अलाउ नहीं थी उनको रखने के लिए, कागज़ तो छोड़ दो, कुछ भी अलाउ नहीं था। तो एक जो सृजन अगर वो चाहें कुछ करने का, तो वो नहीं कर सकती थी उस मात्रा में। या फिर कुछ और जो क्रांतिकारी स्टेट की चर्चा करते हैं वो, तो उसके साथ ये था कि उसको तो प्रॉपर उसके कॉलम निकलते थे पेपर में, और यहाँ तो इतना सख्त पैरा था कि जो काल कोठरी थी वहाँ एक पंछी भी नहीं दिखता था उधर से। तो और ऐसा उनका जीवन होने वाला था 50 वर्ष के लिए। तो वो इसलिए सोचते थे कि अब 50 वर्ष में अगर मैं नहीं जिया तो ये पूरा जो समय मैं काटूंगा ये व्यर्थ है। इससे अच्छा अगर मृत्यु हो जाती तो शायद मैं नया जन्म लेके और अच्छा कार्य देश के लिए कर सकता था। तो ये उनके मन में चल रहा था। और दूसरा ये था कि अगर वो सोचें कि कुछ किताब अगर एक आध कहीं से मिल गई, वो पढ़ भी रहे हैं और कुछ ज्ञानवर्धन हो भी रहा है, तो उस ज्ञान का उन्हें औचित समझ में नहीं आ रहा था कि इस ज्ञान का मैं उपयोग कहाँ करूँगा, क्योंकि वो किसी से बात नहीं कर सकते, किसी के साथ वो बता नहीं सकते थे अपने अनुभव। तो उसमें एक दिक्कत ये थी, क्योंकि
उनको ऐसा लगता था कि अगर मैं ये ज्ञान, मेरे पास जो ज्ञान रहेगा वो ऐसा रहेगा कि एक बहुत अच्छा तालाब है जिसमें मीठा पानी है, लेकिन वो इतने दूर है कि उससे एक व्यक्ति भी अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। तो कुछ इस प्रकार उनको लग रहा था कि उनका जीवन होने वाला है। लेकिन फिर भी उनका एक सपना था कि वो चाहते थे कि महाकाव्य लिखें एक मराठी भाषा में। और जब उन्होंने ये सपना देखा था तो जब तो उनको ये पता भी नहीं था कि महाकाव्य आखिर होता क्या है, लेकिन ये उनके मन में था कि एक महाकाव्य लिखना है। तो उस हिसाब से उन्होंने प्लानिंग किया था कि 25 वर्ष में है तो कुछ ना कुछ मैं लिखूँगा तो एक तैयार हो जाएगा महाकाव्य। लेकिन अब वो महाकाव्य कैसे लिखते थे? तो महाकाव्य या कुछ भी उन्हें रचना करनी है तो वो लिख नहीं सकते थे कुछ नहीं, तो वो रचनाओं को खुद ही लिखते या सोचते और खुद स्मरण रखते। तो इस प्रकार से वो अपने महाकाव्यों की रचना करी और 10,000 से ज़्यादा उसमें पंक्तियां हैं का उन्होंने एक कविता लिखी, एक महाकाव्य लिखा की कविता लिखी उन्होंने, और वो आपको अभी मिल जाती है। उनका जो खंड, ये क्या है, वो सावरकर समग्र साहित्य की जो पुस्तक है उसमें जो 7वां खंड है उसमें ये कविता है जो सावरकर जी ने जेल में लिखी थी। तो कुछ इस प्रकार से उनका जीवन बीता। अब जब उन्होंने ये फैसला किया कि अब 50 वर्ष हो गया है तो सब चीज़ को दोगुना करना पड़ेगा, जो भी उन्होंने प्लान किया वो ज़्यादा समय के लिए करनी पड़ेगी। तो अब उन्होंने सोचा कि महाकाव्य तो लिखना ही है, क्योंकि उनके मन में पहले से वो इच्छा थी। तो अब वो शुरुआत कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी से कि उनका जीवन क्या है, उस पर वो प्रकाश डाल रहे हैं। तो हम देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में वीर सावरकर जी क्या लिखते हैं। तो सावरकर जी गुरु गोविंद सिंह जी को याद कर रहे हैं, और वो याद कर रहे हैं कि कैसे जो महान आत्मा, हुतात्मा कह के उनको संबोधित कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी को, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। और जो लोग उन्होंने शपथ ली थी निष्ठापूर्वक कि हम हमेशा आपका साथ देंगे, तो जब विपरीत परिस्थिति आई और उनको अपना जो महल था, जिसको चमकौर दुर्ग बोलते थे, उससे पलायन करना पड़ा, तो जो परिस्थिति बनी उसका दोष उनके ही शिष्यों ने गुरु गोविंद सिंह जी को देना चालू कर दिया। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने इसका भी बुरा नहीं माना और उस दोष को भी स्वीकार किया और फिर निरंतर देश और धर्म के लिए कार्य करते रहे। तो गुरु गोविंद सिंह जी के इस जो उनका दृढ़ विश्वास था या दृढ़ वो था, तो गुरु गोविंद सिंह जी को उन्होंने अपना आदर्श मानते हुए इस हलाहल को पीना शुरू किया कि अगर मेरा लोग मुझे अच्छा नहीं मानते, मेरा अपयश सोचते हैं, फिर भी मैं राष्ट्र के लिए और समाज के लिए कार्य करता रहूँगा। ये उनकी प्रेरणा शक्ति बनी वीर सावरकर जी की। और इसके बाद एक वो लिखते हैं, इंसिडेंट लिखते हैं, वो सर हेजरी कॉटन, इनसे रिलेटेड है कि जेल में इनको खबर आई कि आपकी वजह से एक अंग्रेजी अफसर का पेंशन काट ली गई है। मामला यह है कि एक समारोह हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ विदेश में, और उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे उसमें ये आए सर हेनरी कॉटन, और इन्होंने तारीफ़ कर दी किसकी, विनायक दामोदर साहब सावरकर की, कि ये बहुत ही देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने तारीफ़ कर दी सावरकर जी की। तो इससे क्या है, अंग्रेजी जो सरकार थी वो नाराज़ हो गई कि तुम कैसे वीर सावरकर की तारीफ़ कर सकते हो एक अंग्रेजी अफसर होते हुए भी, और ये तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन वो कॉन्फ्रेंस जिन्होंने कराई या जो अन्य लीडर थे केसरी में तो उन्होंने अब इससे पीछे पड़ा लिया कि हमारा इस वाक्य से कोई संबंध नहीं है, वीर सावरकर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्हें शायद उस समय डर था कि अगर हम अपना नाम वीर सावरकर जी के साथ जोड़ेंगे तो हमारे जो कार्य हो रहे हैं उस पर भी कुछ आंच आ सकती है। तो इस चक्कर में लोगों ने उनका साथ उधर नहीं दिया। और तो और जो पेपर, जो न्यूज़पेपर छप रहे थे, तो उसमें से एक केसरी न्यूज़पेपर में उन्हें अपमानजनक जो शब्द इस्तेमाल करते हैं छोटे लोग, तू तड़ाक, इस टाइप से संबोधित किया गया सावरकर जी को। फिर भी सावरकर जी ने इसका
इसका बुरा नहीं माना और वो सोचे कि पराधीन जो राष्ट्र होता है उसमें इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि पराधीन राष्ट्र में लोगों की मजबूरियां होती हैं, उन्हें सरकार के हिसाब से चलना रहता है। तो अगला जो चैप्टर है वो है बलिदानी वीर या अधम। अब वीर सावरकर जी क्या है, अधम है या बलिदानी वीर हैं, तो इसकी चर्चा पूरे देश में चल रही है। और अभी भी आजकल भी ये चलती है कि वीर क्यों लगाते हैं, सावरकर जी वीर नहीं थे, ये थे वो थे, तो ये चर्चा उस समय भी है। तो कोई उनसे मिलने आया और उन्होंने बोला कैसे हो बैरिस्टर साहब, ठीक हो ना। क्या है कि वो व्यक्ति जब वो बाहर से आए, उन्होंने बोला कि मैंने आपका बहुत नाम सुना था और मैं आपसे का आशीर्वाद लेने आया हूँ। अब वो बताते हैं कि यूरोप में, इटली में आपका नाम जो है वहाँ के जो क्रांतिकारी दल के नेता हैं या जो नेता हुए हैं उनसे आपकी तुलना करी जा रही है। जैसे वुल्फटोन हैं, एमेट हैं, मेज़नी हैं, इनके साथ लोग आपकी तुलना कर रहे हैं। अब मेज़नी क्या है, इटली के राष्ट्रवादी दल के नेता हैं और इन्होंने इटली के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया, जिससे कि वो ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त हो सकें। उसकी लड़ाई उन्होंने उस समय लड़ी थी। तो ऐसे लोगों से एक तरफ बाहर के देश सावरकर जी की तुलना कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो भारत में जो एंग्लो इंडियन पत्र संचालित हो रहे हैं, न्यूज़पेपर संचालित हो रहे हैं, उसमें सावरकर जी को बोला जा रहा है द रास्कल हैज़ एट लास्ट मेट इन विथ हिज फेट। इस प्रकार से उन्हें कहा जा रहा है, रास्कल आने अधम, इस प्रकार से उन्हें कहा जा रहा। तो इस पर जो वीर सावरकर जी कहते हैं कि चलो ठीक है, एक तरफ मुझे शहीद और मैटायर बना के एक बड़ा पद दिया जा रहा है, दूसरी तरफ मुझे रास्कल्स बोल के अधम पद दिया जा रहा है, तो इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो मैं बीच का मानव ही रह जाता हूं, जो मेरे लिए अच्छा है। ये बात वो इधर लिखते हैं। अब क्या होता है, अचानक से सुबह सुबह उन्हें पता चलता है कि कोई स्त्री उनसे मिलने आई है। तो अब वो नीचे जा रहे हैं, अब जहाँ मिलन होता है, बंदी से कोई मिलने आता है तो वहाँ जाते हैं। तो वो स्त्री कौन थी, वो स्त्री थी उनकी पत्नी। तो वो देखते हैं, कार्यालय से आते ही मैंने देखा सलाखों की खिड़की के पास मेरे बड़े साले साहब खड़े हैं। इनके साले साहब का नाम था त्र्यंबक रामचंद्र चिपलुनकर, और ये खड़े हैं और साथ ही साथ उनकी पत्नी हैं, वो खड़ी हैं, पत्नी का नाम है यमुना। तो ये खड़ी हुई हैं और ये उनसे मिलने आई हैं। अब क्या है कि पत्नी जब ये बाहर से गए थे पढ़ने, बैरिस्ट्री पढ़ने गए, तो इनकी पत्नी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई, छोटी पत्नी है, 16-17 साल की उम्र है उनकी। तो उनका सपना क्या था कि अपने पति को कैसे देखूं, कि सूट वूट में देखूंगी, बैरिस्ट्री सूट में देखूंगी। लेकिन जब वो इधर आती हैं और देखती हैं कि एक मोटा सा कपड़ा, जिसे अपन बोरी का कपड़ा बोल सकते हैं ना, उससे बना हुआ एक कपड़ा सावरकर जी पहने हुए हैं। अब और वो विचार कर रहे हैं कि क्या स्थिति है जब हम अपनी पत्नी से मिल रहे हैं। और जब वो मिलने आते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये क्या सोच रही होगी, तो वीर सावरकर जी कहते हैं कि कपड़ों का क्या है, कपड़ों का काम है कि शरीर को ठंड से बचाए, तो ये कपड़ा भी वो काम बखूबी करता है, इसलिए तुम इस चीज़ की चिंता मत करो, ऐसा उन्होंने बोला। अब देखो, दोनों सलाखों के पीछे खड़े थे, मुझे छूने के लिए भी उन पर प्रतिबंध लगाया गया। पास ही पराए लोगों का कड़ा पहरा, मन में ऐसे भाव उमड़ रहे थे जिनको शब्दों का सानिध्य भी संकोचस्पद होता है। हाय, 50 वर्षों के अर्थात आजीवन बिछोए के पूर्व विदा लेना है, और वह भी इन विदेशी निर्दयी कारा अधिकारियों के स्नेहशून्य दृष्टिपातों की कक्षा में। इस जन्म में अब आपकी हमारी भेंट लगभग असंभव सी है, ऐसा कहने वाले वह भेंट। तो ये भेंट जब हो रही है, मन में बहुत सारे विचार हैं, और सावरकर जी, उनकी पत्नी बहुत छोटी हैं अभी, और अब 50 साल का कारावास हो रहा है, तो कब मिलेंगे इसका भी कोई वो निश्चय नहीं है। अब 25 वर्ष तो सावरकर जी की उम्र है जब उन्हें ये सज़ा हो गई, तो अब अंदाज़ा लगाइए 20 साल की उनकी पत्नी होंगी। और
अब वो समझा रहे हैं कि अगर ये संसारिक मोह माया में रह के अगर अपन को इच्छा हो संतान उत्पत्ति की या किसी भी चीज़ की, तो ये कार्य तो हर कोई कर रहा है। एक चिड़िया भी करती है, घोंसला बनाती है, बच्चे पैदा करती है, सब लोग करते हैं। तो जो दाम्पत्य जीवन का अर्थ सिर्फ ये नहीं है, वो अपनी पत्नी को समझा रहे हैं और कहते हैं परंतु गृहस्थी चलाने का इससे भी भवतर अर्थ लेना हो तो मानव सुदर्श घरौंदा बसाने में हम भी कृतज्ञ हो गए हैं। हमें अपना घरौंदा तोड़-फोड़ दिया, परंतु उसके योग से भविष्य में हजारों लोगों के घरों में कदाचित सोने का धुआं भी निकल सकता है। उस पर घर घर की रट लगाकर भी प्लेग के कारण क्या सैकड़ों लोग बार बार उजड़ नहीं गए। विवाह मंडप में दूल्हा दुल्हन को कराल काल के गाल में खदेड़ कर नियति के कितने जोड़ों को बेजोड़ा किया। सावरकर साहब अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि ये तो नियति है, और ऐसा भी नहीं, अगर मैं जेल में नहीं होता तो हो सकता है कि हैजे से कितने दंपत्ति एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, विवाह मंडप में एक दूसरे मृत्यु हो जाती है तब वो अलग हो जाते हैं, तो ये तो नियति का खेल है, ऐसा कह के अपनी पत्नी को वो समझा रहे हैं। इसी विवेक का दामन पकड़कर संकटों का सामना करो। मैंने सुना है कुछ वर्षों के पश्चात अंडमान में परिवार ले जाने की अनुमति दी जाती है। यदि ऐसा हुआ तो ठीक ही है, परंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो भी इस धैर्य के साथ रहने का प्रयास करो कि कुछ भी हो इस समय को सहना ही होगा। तो इस प्रकार वार्तालाप वो अपनी उनसे कर रहे हैं। इतने में जो सुप्रिंटेंडेंट पुलिस है का अधिकारी है वो बोलता है कि समय समाप्त हो गया है, अब आप नहीं मिल सकते। तो वो जाने लगते हैं। इतने में जो उनके बड़े साले साहब हैं वो उनसे कहते हैं कि आप प्रतिदिन सुबह उठकर इस मंत्र का जाप करें। वो मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रण तकले शानाशाय गोविंदाय नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करने को उनके बड़े साले साहब कह रहे हैं कि इससे आपको शक्ति मिलेगी एक कष्ट को सहन करने की। तो वीर सावरकर जी भी मुस्कुरा कर कहते हैं कि मैं इस मंत्र का जाप जरूर करूँगा। और इसको जब अब समय समाप्त हो गया तो वो लौटने लगे। लेकिन जब वो लौट रहे हैं तो उनके मन में वही बातें जो उन्होंने अपनी पत्नी से कहीं, समझदारी पूर्ण बातें की, ऐसा करना वैसा करना, ये रहना वो रहना, तो बहुत सारी बातें अपने दिमाग में चल रही हैं। क्योंकि अब कहने को तो उन्होंने कह दिया, लेकिन उनको स्वीकार करना, यथार्थ में उनको जीना बहुत कठिन होता है। वो लिखते हैं हाय हाय मेरे विछोह की वेदनाओं का यथासंभव जितना चित्रण हो सके उतना करुण दारुण बनाने के लिए ही किसी दुष्ट चतुर ने जानबूझकर कबूतर के बच्चों के शोक की पृष्ठभूमि का चयन किया। यह तनाव के लिए सहसा था। भूमि पर लेटे लेटे ही आंख लग गई। इतने में उठिए, अरे सो रहे हैं क्या साहब? काम के समय आपको यदि साहब ने सोते हुए देख लिया तो हमें क्या कहेंगे? दरवाजे की सलाखों पर डंडा जोर जोर से खड़खड़ाते हुए सिपाही बोला। मैं उठ गया। पुनः वही तुमार, उसे कूटना खोलना, वही पिष्ट पेषण। दंड प्रारंभ हुए 1 महीना बीत गया था। मुझे अभी भी वही भोजन मिलता था जो कच्चे बंदी को दिया जाता है, अतः मुझे दूध भी मिलता था। मैं अभी अभी भोजन से निपटा ही था। इतने में हवलदार ने मुझे बाहर बुलाया और तभी सुप्रिंटेंडेंट भी आया। अपना बोरिया बिस्तर उठा लो, सुप्रिंटेंडेंट बोलता है। मैंने अपना बिस्तर उठाया। सोचा यह क्या, कहीं अंडमान तो नहीं जा रहे हैं। द्वार के पास आया, वहाँ जेल की गाड़ी खड़ी थी। मैं भीतर बैठ गया। गाड़ी बंद हो गई। इतने ही बाहर का कुछ भी नहीं दिख रहा था, न दिशा न मार्ग, केवल खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। गाड़ी रुक गई। एक और जेल के पास अपने आप को खड़ा पाया। भीतर 16 संस्कार किए गए जो एक नए बंदी के लिए किए जाते हैं। आखिरी कोठरी में बंद हो जाने के बाद देखो तो मैं एक ऐसे कारागार में बंद हो गया था जो डोंगरी के कारागार से भी कठोर एकांत तथा निर्जन स्थिति में था। हाँ, दूर एक बंदी वार्डर दिख रहा था। थोड़ी देर में भोजन आ गया। द्वार खोलते खोलते उस अंग्रेज सर्जेंट ने, जिसे मेरे लिए भारतीय हवलदार के बदले हेतुपूर्वक भेजा गया था, इधर उधर देखकर गुड बाय कहते हुए राम राम किया। मैंने धीरे से पूछा, यह कौन सी जेल है? उसने साथ
के भारतीय बंदी को पता न चले इसलिए स्पेल करते हुए बताया भायखला। तो यहाँ से सावरकर जी को डोंगरी जो जेल से उससे भायखला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब नेक्स्ट भायखला जेल में उनके साथ क्या होता है वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओम नमस्ते।